हक साहब, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हक साहब वरिष्ठ टीएमसी के नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं 10 वर्षों से। हक साहब, संसद में जो हो रहा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? असल में देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं जी। जो पब्लिक के जनता के इश्यूज होता है, जनता की जो बात होती है जी जी हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पर उठाने के लिए। जी जी जैसे प्राइस राइस हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, जी। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जी बहुत सारे स्टेट्स को पैसा नहीं मिल रहा, खास करके बंगाल को जी। मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। जी जी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है। जी जी तो ये सारे इश्यूज जो पब्लिक के हैं, इसको फेस करने से, इसका सामना करने से सरकार भाग रही है। हक साहब, ऐसा लग रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रूलिंग पार्टी ही नहीं चाहती कि संसद का सत्र चले, क्योंकि विपक्ष के आने के पहले ही हंगामा शुरू कर देते हैं। जी जी। और मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग तो चाहते हैं कि हाउस चले, अपोजिशन भी चाहता है हाउस चले। अपने अपने इश्यूज अलग अलग पार्टी अपना उठाना चाहती हैं, पब्लिक के इश्यूज उठाना चाहती हैं, लेकिन सरकार इससे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ करके भागना चाहती है। इसी के लिए जैसे ही हाउस शुरू होता है वैसे ही ट्रेजरी बेंचेस उठ करके स्लोगनबाजी और इसको मतलब एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि हाउस का एडजर्नमेंट एकदम यकीनी हो जाता है। हक साहब, आज फ्राइडे है, इस सप्ताह का आखिरी दिन है। लोकसभा में आज संविधान के ऊपर चर्चा होने वाली है। आपकी पार्टी इस मुद्दे पे क्या सोच रही है? हम लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हाउस चले। जी जी हम लोग चाहते हैं कि हाउस चले। हम लोग की पार्टी इस संविधान के इशू पर हिस्सा लेगी। आज और कल लोकसभा में है और 16 और 17 को राज्यसभा में है। तो हम लोग की पार्टी में जितने मेंबरान हैं, जितने मेंबर्स हैं, सब मिल करके इस संविधान के इशू पर हम लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि 75 साल देखिए संविधान को पास हुए हो गया है। जी जी। तो आज के दिन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को भारत में खतरा है तो वो संविधान में है, संविधान को है। और उस संविधान को आज की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से। हक साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है, गत दिनों कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात को पास कर दिया है। अब आने वाले सप्ताह में इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कल टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये घोर देश विरोधी मामला है और इसका हम जम के विरोध करेंगे। तो किस तरीके से इस पूरे इशू को आप उठा रहे हैं? हम लोग देखिए, ये सीरियस इशू है। अभी तक तो यहाँ हाउस में नहीं आया है जी, लेकिन जैसे ही अगर हाउस में आता है जी, तो हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन है, आपने सही कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग टूथ एंड नेल इसको फाइट करेंगे। तो हमारे जितने भी सांसद हैं, जी। सब लोग मिल करके, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग उतरेंगे। हम लोग इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करेंगे। हक साहब, क्या आपको एहसास है कि ये अगर विधेयक आ जाता है, आना तय है क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दिया है, तो बीच में कोई रास्ता है नहीं रोकने का, तो ये विधेयक आने से संविधान का पूरा चरित्र बदल जाएगा? जो संविधान एक संघीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तब्दील हो जाएगा, यानी पूरी लोकतंत्र का शकल इस वन नेशन वन इलेक्शन के अप्रोच से बदल जाएगा। देखिए, शुरू से ही बीजेपी कोशिश कर रही है कि भारत को एक अथॉरिटेरियन स्टेट में बदलने की, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाए। हम लोग इसको अपोजिशन वाले जितने हैं, खास करके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी नेत्री ममता बनर्जी, इसको होने नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लड़ाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी जजमेंट दिया है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर एक आघात है। और यकीनन अगर ये पास भी हो गया, यहाँ पर ब्रूट मेजॉरिटी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चैलेंज हम लोग यकीनन कोर्ट में लीगल तरीके से फिर जाकर करेंगे। और आप जैसे देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जी कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो ये अल्ट्रा वायरस भी हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
हक साहब, आज की तारीख में अपोजिशन के पास अच्छा खासा नंबर है, लेकिन आपको लगता है कि अपोजिशन में एक मत यूनिटी है ताकि इस मुद्दे पे जोर शोर से संसद में लड़ाई हो सके? देखिए, अपोजिशन का जहाँ तक बात होती है जी तो अपोजिशन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं जी जी और हर पार्टी के अपने अपने इश्यूज होते हैं और अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्ट्रैटेजी होती है जी और अपने अपने पॉलिसी होती है। जी तो उस हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन एक चीज आप यकीन मानिए जी। कि बीजेपी के खिलाफ पूरा ऑपोजिशन यूनाइटेड है, एक मत है। एक सुर से एक आवाज़ ये भी आ रही है कि इंडिया के नेतृत्व को, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को ममता दीदी को सौंपा जाए। इस पे पार्टी क्या सोच रही है? जी, ये ऐसी बात उठी है जी। हमारे राज्यसभा से, वो जगन रेड्डी के विजय साई रेड्डी ने कहा है, जी लालू यादव ने कहा है, हमारे शरद पवार जी ने कहा है। जी तो अगर ऐसी बात उठती है और सबका सहमत होती है तो मेरे ख्याल से हमारी नेत्री, जी। अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखिएगा जी जी कि भाई 3 बार से तो बंगाल में जीतती आ रही हैं और इतना ह्यूज मेजोरिटी लेकर करके जी जी इस बार भी, जबकि इतना बड़ा चैलेंज था हम लोग के सामने, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन 6 में से 6 जो घटक हैं। हाँ, जो बाइपोल हुआ है जी, जी। वो 6 में से 6, बल्कि उसमें से एक बीजेपी के पास था, वो भी हम लोग के पास आया। आ गया। तो यकीनन ममता दीदी के अंदर वो काबिलियत है, वो लीडरशिप देने की सलाहियत है। अब सबकी मत होती है तो इंशाल्लाह इस पर भी आगे जाया जाएगा। जी, बहुत दिनों से मैं कांग्रेस कवर करते आया हूं और मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस भी छुपे दिल से चाहती है कि नेतृत्व का ट्रांसफ़र ममता दीदी के पास कर दिया जाए। आने वाले दिन में देखते हैं कि ये गठबंधन किस रुख में जा रहा है। हक साहब, आप वेस्ट बंगाल से राज्यसभा में हैं, राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, राज्य सरकार वहाँ पर जो है बहुत सारे स्कीम्स है, राज्य सरकार के 75 स्कीम्स हैं। जी जी लेकिन खास हम लोग जो ध्यान वहाँ पर भी दिया जा रहा है कि बच्चों का और खास कर करके महिला माने लड़कियों का, जी जी उसके एडुकेशन पर दिया जा रहा है। इसके तहत हम लोग कन्याश्री लेके आए हैं जी ताकि जो बच्चे पहले शादी हो जाती थी अर्ली एज में, जी जी वो उसको रोका जा सके। जी और ये इंसेंटिवाइज स्कीम है, मतलब इंसेंटिव दिया जाता है बिल्कुल। फैमिलीज को। जी, जी। तो इससे एक तब्दीली आ रही है बंगाल के अंदर जी। कि जो अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाता है, इस पर एक रोक लगी है। बाल विवाह और पे। हाँ जी, जी। और इससे आप देखिएगा, क्योंकि स्कूल जाने का पहले जो ड्रॉप आउट है, जी और भी जो स्कीम है, जैसे कन्याश्री है, सबूत साथी अभी जी, जी। लाया गया कि बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही थी जी। उनके लिए साइकिल दिया जा रहा है। जी, जी। तो ये जैसे ये एडुकेशन का ये एक बार ये साइकिल एक बार चल जाएगा जी, जी। तो बंगाल की सेहत पर, बंगाल के पब्लिक की सेहत पर, पब्लिक के सोच में, जी, जी। एक विचार में एक जो तब्दीली हम लोग को दिखाई पड़ने की आ रही है, जी, जी। इससे आगे ही बढ़ेगा स्टेट और राज्य जाकर करके यहाँ पर काफ़ी ह्यूमन इंडेक्स में डेवलपमेंट होगा। हक साहब, इस एजुकेशन के अलावा एक दूसरा सेक्टर है हेल्थ। स्वास्थ्य में राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रहा है? क्या केंद्र सरकार से जो स्कीमें गई हैं उस पर कुछ गवर्नमेंट विचार कर रही है, जिसको आयुष्मान कहते हैं, या आयुष्मान की कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है? वही ये और भी हमारे साथी हमसे ये पूछे कि भाई आप लोग क्यों नहीं अपना रहे। जी जी देखिए, अपनाए उस वक्त जाता है कि जो कोई चीज़ है उसको बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उससे बहुत पहले से स्वस्थ साथी नाम की स्कीम वहाँ बंगाल में चल रही है और ये यूनिवर्सल कवरेज है। जी यहाँ पर तो ये है कि ये APL और BPL का चक्कर है। जी जी लेकिन जो स्वच्छ साथी स्कीम है यूनिवर्सल है। बिल्कुल। हर घर की हर महिला, जितने घर की महिलाओं हैं, महिला हैं, उनके नाम से ये स्कीम है और उनसे ये कवरेज बाकी फैमिली को मिलता है। मिल रहा है, ठीक। तो आप अगर जाइएगा बंगाल में तो ना सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस स्कीम के तहत रिजर्वेशन है, आरक्षण है कि वहाँ बेड आरक्षित करके रखा गया है ताकि आम आदमी, जी जी वो जिसको आप जैसे आप एक समझ लिए कि आज कितना महंगा हो गया है सेहत का इलाज का, एक ऑपरेशन, अगर मामूली सा ऑपरेशन अगर अपेंडिक्स का भी कराना हो तो लाख रुपया तक चला जाता है। बिल्कुल। तो आम आदमी अच्छी चिकित्सा अच्छे हॉस्पिटल में पाए, इसके लिए स्वस्थ साथी स्कीम जो है बंगाल में लागू है और बहुत कामयाबी से चल रही है।
यानी हक साहब, ये आयुष्मान और आपके इस योजना में कोई द्वंद्व नहीं दिख रहा है, वहाँ पे अपना काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। एक सवाल हक साहब और आता है कि दीदी का युवाओं के प्रति क्या रुख है, युवाओं के रोजगार के लिए कौन कौन से कदम वहाँ उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। यकीनन ये काफ़ी चैलेंज है। वहाँ पर भी उसके युवाओं के लिए हम लोगों ने युवा श्री करके स्कीम इसको लॉन्च किया है और ये डिस्ट्रिक्ट तक इसको पहुँचाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक और जो कि पहुँचे वहाँ पर, उसमें ये है कि द्वारे सरकार के हिसाब से कि मतलब कि सरकार के लिए के दफ्तर में जाकर आपको लाइन लगानी नहीं होगी, सरकार आपके पास आएगी, आपके द्वार तक आएगी। जी। ये हर जगह जितने भी स्कीम्स है बंगाल गवर्नमेंट की, वो अलग अलग जगह जाकर करके ये डिस्ट्रिक्ट में हो, ब्लॉक में हो या गांव लेवल में भी हो, तो ग्राम लेवल में भी हो, वहाँ पहुँचाई जा रही है। और लक्ष्मी भंडार जो यूनिवर्सल इनकम स्कीम है, तो जो हमारी महिला युवा है उनके लिए भी है। जो हमारे जो स्त्री युवा है उनके लिए भी ये है कि हर बच्ची को, हर महिला को एक यूनिवर्सल मिनिमम स्कीम है। और ये फिर से मैं कहूँ कि ये APL और BPL का इससे बड़ी है, परे है और सबको मिल रहा है। जी। हक साहब, एक आखिरी सवाल, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं? दीदी और प्रधानमंत्री के संबंध कैसे हैं? क्योंकि सरकार चलाने के लिए केंद्र का सहयोग मस्ट है। तमाम तरह के टैक्स के पैसे जाते हैं, चाहे GST हो या बाकी जो आप कह रहे थे, तो दोनों के, प्रधानमंत्री और दीदी के संबंध किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने देखा, हम लोग ने इसके लिए यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया कि केंद्र एक सियासी बदला ले रहा है बंगाल से, क्यों करके बहुत कोशिश करते हैं अमित शाह जी, मोदी जी और भी दीगर लीडर सब जाकर के बंगाल में, लेकिन बंगाल ने इनको सराहा नहीं कभी भी। और हमेशा दीदी के साथ है। दीदी ने मुंह तोड़ जवाब हर मौके पर दिया है। 2021 की हार के बाद केंद्र के जो मंत्री हैं या जो वेरियस स्कीम है जो वहाँ जा रहे थे, आवास योजना हो चाहे मनरेगा हो, इसके सारे पैसे बंद हो गए। और कहा जा रहा कि आप यूसी दीजिए, 100 मीटिंग से ज़्यादा हो गई है, हम लोग सब पेपर सब दे दिए हैं, लेकिन ये देने को तैयार नहीं। तो यकीनन ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से बंगाल के लोगों से सियासी बदला ले रहे हैं। तो हक साहब, अपने बंगाल के हक के लिए जो बंगाल का पैसा है, जो बंगाल का ड्यूज़ है, आप लोग यहाँ पार्लियामेंट में क्या क्या कर रहे हैं? हर सेशन में कम से कम हमारे जितने मेंबरान हैं, जो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा को हो, हम लोग जाकर के यहाँ पर इस बात को उठाते हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने पिछले अक्टूबर में हम लोग जाकर करके गिरिराज किशोर साहब से टाइम दिया था कि मनरेगा को आप फिर से वहाँ जो उसका पैसा जो ड्यू है उसको आप चालू कीजिए, PM आवास योजना का पैसा जो ड्यू है उसको दीजिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो हकदार उनको मिल सके। लेकिन यहाँ पर हम लोग आ कर करके हम लोग को अरेस्ट किया गया, हम लोग उठा कर करके वो लोग बहुत दूर यहाँ से कोई पुलिस स्टेशन में ले गए और बंगाल का हक लेकिन नहीं दिया। इसलिए दीदी ने और हमारे जो कोर कमेटी है इसने डिसाइड किया कि जो पैसा केंद्र नहीं दे रहा है और जो मनरेगा का बाकी है और या आवास योजना का बाकी है, उसको धीरे धीरे कर करके राज्य सरकार खुद देगी। देखिए हक साहब, आपने स्टार व्यू से बातें की, बंगाल के बारे में बताया, TMC के पॉलिसी के बारे में बताया और केंद्र सरकार में किस तरीके से TMC संघर्ष कर रही है इसके बारे में चर्चा की। आपका हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में भी हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।